ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूं मस्त मलंग आरजे श्वेता आपके साथ। और एक सेना अधिकारी की भूमिका में कई तरह के जो काम हैं वो शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग प्लानिंग ऑपरेशन, commanding and training subordinates, managing warfare system and distributing resources and equipment for the army। और आर्मी ऑफिसर्स अपनी रैंक और स्पेशलाइजेशन के मुताबिक फील्ड या फिर ऑफिस में काम करते हैं। और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर में एक गेस्ट के रूप में आर्मी ऑफिसर आए हैं, जिन्हें देखते ही ऐसा लगता है कि सच में ये आर्मी ऑफिसर ही बनने के लिए पैदा हुए थे। कर्नल अपूर्व टंडन रिटायर। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। सर, आपकी पर्सनालिटी देखते ही लगता है कि हाँ, ये तो सच में आर्मी से ही रिटायर हुए होंगे या आर्मी में ही अपनी सर्विस दी है। बट आर्मी ज्वाइन करने का जो ये सोच है वो कहाँ से आई? क्या आपके फैमिली में भी कोई आर्मी में रहे हैं? किससे मोटिवेशन मिली? जैसा कि नॉर्मली होता है एज ए यंगस्टर, जब आप कॉलेज में होते हैं या स्कूल में होते हैं, एक यूनिफॉर्म का एक अलग चाव होता है, एक अलग पहचान होती है जो सबको अट्रैक्ट करती है। तो बचपन में वो अट्रैक्शन मुझे भी था जी, यूनिफॉर्म का, और वो जो सारी एडवेंचरस एक्टिविटी या लाइफ होती है जो एक फौजी की। प्लस एक मोटिवेशन मेरे लिए ये भी बना कि मेरे बड़े भाई वो मेरे से पहले आर्मी में गए और ट्रेनिंग कर रहे थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो उनकी लाइफस्टाइल और उनकी ट्रेनिंग का माहौल देख के मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, और फिर मैंने भी इसके लिए अप्लाई किया और थैंकफुली पहली बार में हो गए सेलेक्ट। क्या बात है। ज्वाइन करी हमने भी आर्मी। और आर्मी ज्वाइन करने के बाद फिर वही ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल होती है, स्पेशली तब जब हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो आर्मी की ड्रेस है ये तो हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही है। पर असलियत तब सामने आती है जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं। तो वो असलियत सर आपके सामने कब आई, या आपको लगा कि नहीं ये ईजी है मेरे लिए? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो अट्रैक्शन और वो जितनी कहते हैं ना, वो दिमाग में जितनी वो चीजें होती है, वो जैसे ही आप आईएमए में लैंड करते हैं और पहली बार जब आपको बार्बर के पास लेके जाते हैं और आपको पूरी तरह से गंजा करता है तब वो आपको सब समझ में आ जाता है कि भाई वो लाइफ वैसी उतनी एडवेंचर नहीं है जितना आप सोच के आए थे। और फिर उसके बाद हम जैसे आर्मी में कहते हैं रगड़ा लगता है, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से, और फिर आपको एक सिविलियन से फौजी बनाया जाता है। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। उस समय ऑफ कोर्स उस समय खराब लगता है, या उस समय आपको उतना आप एंजॉय नहीं करते हैं, मगर बाद में आपको लगता है कि भाई वो अगर नहीं होता आपके साथ तो शायद आपका डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, बॉडी का डेवलपमेंट वो नहीं हो पाता है जो कि आर्मी के लिए चाहिए। बिल्कुल। और कौन सी एज में आपने जो है ज्वाइन करी थी? मैं 19.5 years में मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके इमीडिएटली आफ्टर दैट आई जॉइंड आईएमए। तो 21 years में मैं कमीशन हो गया था जी। और मैं अभी कॉर्पोरेट में भी जब लोगों से बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 21 साल में जब तुम लोग कॉलेज से निकले नहीं होते, उस समय मेरे पास 30 लोग मेरे अंडर कमांड ऑलरेडी हो चुके थे। सर, आर्मी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला जो चैलेंज है वो क्या रहा? आई एम श्योर कि मतलब आर्मी में जैसे ही ज्वाइन करते हैं हर एक कदम पर एक चैलेंज होता है, लेकिन आपको जो सबसे पहला चैलेंज आया आपकी लाइफ में ज्वाइन करने के बाद आर्मी, वो कौन सा याद है और वो कौन सा चैलेंज था? मैं आर्मी में कमीशन होने के बाद विद इन 6 months नॉर्थ सिक्किम में मेरी यूनिट थी, जहां पे मैंने अपनी यूनिट को ज्वाइन किया। और यूनिट में सबसे जूनियर ऑफिसर्स में थे हम लोग, तो नेचुरली वो सारे जो टफ डिप्लॉयमेंट्स वगैरह होते हैं वहां पर हम लोगों को भेजा जाता है जी। तो एक
ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी वहां पे 20,000 21,000 फीट के ऊपर, जहां पूरे साल बर्फ रहती थी और काफी ठंड रहती थी। वहां पे हम लोगों को रोटेशन में 40-45 डेज के लिए भेजा जाता था। जी। 45 डेज से ज्यादा में आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए उससे ज्यादा वहां पे रुकने नहीं दिया जाता है। ओके। बट इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे साथ ये हुई कि मैं वहां गया और जब मुझे रिप्लेस होना था, तो जिन्होंने मुझे रिप्लेस करने आना था वो उनकी तबीयत खराब हो गई, ओके। जिसकी वजह से वो आ नहीं सके और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और उनके बाद जिन्होंने आना था वो ऑलरेडी छुट्टी जा चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे 40-45 दिन के बाद ऊपर जाना है। जी। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि वो 45 डेज का जो टेन्योर था वो मेरा ऑलमोस्ट 90 डेज का टेन्योर हो गया। मगर सबसे बड़ा उसका एडवांटेज ये रहा, जो फायदा मुझे उस चीज का ये मिला कि मुझे अपनी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि वो एक ऐसी चीज आपने करी अचीव जो नॉर्मली सभी नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो दैट वाज अ ह्यूज एडवेंचर। आई मीन दैट वाज द फर्स्ट सेंस ऑफ एडवेंचर जो मैं कहूंगा आर्मी में ज्वाइन करने के बाद मुझे मिला। और एरिया इस तरह के पहाड़ों में, इलाकों में जहां आप जाते हैं और देखते हैं, बहुत मजा आता है। इट्स अ ह्यूज एडवेंचर एंड बहुत मजा आता है इन सब जगहों। बिल्कुल सर, और आई एम श्योर कि आज के संदेश टू सोल्जर में आपको भी बहुत मजा आएगा, हमारे लिसनर्स को भी बहुत मजा आएगा। संदेश टू सोल्जर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने साथ लेकर आए हैं हमारे एक प्यारे से गेस्ट कर्नल अपूर्व टंडन, रिटायर्ड, और इनसे बात कर रहे हैं। जर्नी जो होती है लाइफ की वो हम बहुत अच्छे से जो है एंजॉय कर रहे होते हैं जब आर्मी ऑफिसर्स सरहद पर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब वो आर्मी ऑफिसर्स अपने ट्रूप के साथ जाते हैं और उस ट्रूप में खूब मस्ती भी करते हैं, खूब एंजॉयमेंट भी करते हैं। तो सर, इंटरेस्टिंग सफर रहा है आपका आर्मी में, और किस तरह से जो है आर्मी की जो जर्नी है वो शुरू हुई, और पंजाब गए, पंजाब में क्या क्या बातें हुई, थोड़ी वो हमें और हमारे लिसनर्स को बताइए। जी जरूर। हमारी यूनिट सिक्किम के बाद, और ये मेरी रेजिमेंट थी जिसमें मैं कमीशन हुआ था, 37 कुर्ग मीडियम रेजिमेंट। ये एक प्योर साउथ इंडियन रेजिमेंट है और एक बेहतरीन रेजिमेंटों में से एक है इंडियन आर्मी की। तो हमारा नॉर्थ सिक्किम के बाद हमें पोस्टिंग हमारी आई अमृतसर में, जी, जो कि सपोजिटली पीस स्टेशन था, मगर पीस नहीं थी उस समय पंजाब में, जैसा आपको पता है 90s में। तो हम आते ही साथ पूरी रेजिमेंट हमारी काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गई, डिप्लॉय हो गए हम अलग अलग जगह। जी। तो पंजाब के दूर दराज इलाकों में, गांव वगैरह में जहां पर हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था, जहां पे मेरी बैटरी, मेरी कंपनी डिप्लॉयड थी, तो वहां पे चूंकि हर चीज लोग पंजाबी बोलते हैं, सारी चीजें पंजाबी में, गुरमुखी में लिखी हुई होती हैं, तो हम लोगों ने एक मैंडेट था हमारा कि सारे ट्रूप्स को पंजाबी पढ़ना सिखाया जाए। ओके। तो हमारे साउथ इंडियन ट्रूप्स बेचारे जो साउथ के आए हुए, उनको फिर हमने बैठा के और पंजाबी सिखाई, गुरमुखी सिखाई। जी। और वो इंटेलिजेंट होते हैं बट ट्रूप्स, तो उन्होंने बहुत जल्दी ये पढ़ना भी सीख लिया और थोड़ा बहुत बोलना, टूटी फूटी पंजाबी बोलनी भी सीख ली उन्होंने। जी। तो वो हम लोग जहाँ पे डिप्लॉयड थे, वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन हम जहाँ पे हमारा कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे एक गांव का एक जत्था आया संडे को। तो उसमें कुछ लेडीज, बच्चे और ये सारे थे। हम लोगों को लगा पता नहीं क्या, कुछ किसी ने गदर कर दिया, ये कंप्लेंट करने के लिए आए हैं, मगर उनकी शक्ल पे हंसी और खुशी थी। तो हमने कहा, फिर अच्छा लगा कि आए, तो हम लोगों ने उनको रोका गेट पे, पूछा क्यों आए हैं आप लोग। तो उन्होंने, लेडी जो उनमें से एक थोड़ी उनकी लीडर टाइप की थी, उन्होंने बोला कि हम आए हैं असल में, आपको ना हमें किसी ने बताया यहाँ पे कि पंजाबी बोलने वाला मद्रासी है। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ है, लड़के बोल लेते हैं। कहते नहीं, हमको ना, हम ये सबको इनको लेके आए, बच्चे मान नहीं रहे थे कि ऐसे भी होते हैं मद्रासी। जी जी। तो आप क्या किसी को बुला के थोड़ी पंजाबी बुलवा देंगे हमारे सामने? तो एक तरह से परफॉर्मेंस उनको चाहिए थी, और फिर हमने भी गांव वालों के साथ अच्छे हमारे रिलेशंस थे, तो फिर हमने एक दो लोगों को बुलाया, वो लंबे चौड़े साउथ इंडियंस, और उनसे टूटी फूटी जो उन्होंने पंजाबी थोड़ी बहुत जो बोलते थे वो बोली उन्होंने। जी जी। और वो तालियां बजाना, उनको इतने खुश हुए। और उसके बाद फिर ना एक चीज फैल गई वहां पर कि ये मद्रासी हैं, पंजाबी बोलने वाले मद्रासी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और ये वो। और उसके चक्कर में हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हुई लोगों से वहां पर, गांव वालों से, जिससे फिर हमें इंटेलिजेंस भी मिली और फिर बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी कि आई एम श्योर कि जब आप इतने अच्छे से बातचीत हो जाती है आर्मी पर्सन से, और
और जो सिविलियंस है जब एक साथ बात करते हैं, खुल जाते हैं, तो वो आगे जाके काफी हेल्प भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसे ही जो आपका ये ऑपरेशन रक्षक रहा, इसको ऑपरेशन रक्षक कहा जाता है, तो ऐसा ही आपका जम्मू में भी रहा। जी। तो उसका क्या, उसके पीछे की क्या कहानी है? आई वुड से आई वाज प्रिविलेज्ड कि काफ़ी सारे ऑपरेशंस देखने को मिले मैंने अपने 24 साल के सफ़र में आर्मी में। तो पंजाब के बाद कुछ कोर्सेज वगैरह करने के बाद जहाँ मेरी पोस्टिंग आई वो भी यूनिट जम्मू कश्मीर में थी, और वहाँ पर भी ऑपरक्षक चल रहा था जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस थे। तो वहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे भी रहा, और साथ में जब हम वहाँ पे थे उसी समय कारगिल वॉर भी शुरू हो गया जी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप JNK में, और मेरे साथी जो भी वहाँ उस समय रहे थे वो सारे इस चीज़ को मानेंगे कि आपका 2 फ्रंट खुल जाते हैं। आपके आगे दुश्मन का, पाकिस्तान का फ्रंट खुल गया, और आपके पीछे जो टेररिस्ट का फ्रंट है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो आपका दोनों तरफ से आपके ऊपर दबाव रहता है कि आप आगे लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और पीछे आपके टेररिस्ट हैं जो आपके इलाके में गदर कर रहे हैं, और उनको भी आपने लड़ना है। तो वो एक थोड़ा टफ टाइम था हम लोगों के लिए कि दोनों तरफ आपको नजर रखनी है, और कब कहाँ पे आपके आईडी लग जाए, कब कहाँ पे आपके पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। तो इस तरह की चीज़ों में काफ़ी बिजी रही यूनिट, बट बहुत बहुत अच्छा काम किया। और एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा खुशकिस्मती मेरी थी कि मैंने आर्मी के अंदर 3 बहुत अच्छी यूनिटों में काम किया। पहली यूनिट जैसे मैंने बताया जहां मैं कमीशन हुआ था 37 कुर्ग मीडियम रेजिमेंट, प्योर साउथ इंडियन थी। और ये रेजिमेंट जहां मैं जम्मू कश्मीर में था ये एक प्योर सरदार यूनिट थी। अच्छा। तो एक प्योर साउथ इंडियन यूनिट से एक प्योर सरदार यूनिट में आया मैं। फिर उनके तौर तरीके, लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशन सारे वो सीखे हमने, और उनके साथ फिर ऑप रक्षक और कारगिल वॉर हमने उनके साथ लड़ा। और बहुत मतलब वो ट्रूप्स एक अलग लेवल के होते हैं, जो मैंने आपको बताया सरदारों के साथ काम करना। ट्रूप्स सारे उतने ही मोटिवेटेड होते हैं आर्मी में, मगर बहुत अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। तो वो भी एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। सर आई एम श्योर कि आप जब अपनी टीम के साथ रहते होंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मतलब जुगाड़ तो करते ही होंगे, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, या फिर डांस, एक्टिंग, ये सब चीज़ें। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, ये मुझे पता चला है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर हमारे लिए गाएं जो भी आपको गाना अभी फिलहाल याद आ रहा हो। जी मैं चंद लाइनें, एक्चुअली गुलजार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं जी। तो एक उनका गाना है जिसकी 2-4 लाइनें मैं गाना चाहूँगा, जो कि बिना इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ अच्छा जो गाना होता है वो गाना चाहूँगा मैं। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, अपनी तन्हाई का औरों पे ना शिकवा करना, तुम अकेले ही नहीं हो, सभी अकेले हैं, ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। क्या बात है सर, वेरी नाइस। और आप मतलब बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सो मच। सोचा है कभी कि आगे इसमें अपना करियर बनाने के लिए? नहीं, करियर का तो नहीं सोचा, बट जब मौका लगता है जहाँ पर भी रहता है तो गाते हैं। और अच्छा एक छोटा सा YouTube चैनल भी खोला था इसीलिए पैंडेमिक के टाइम पे। हाँ जी। सर आर्मी में गुजारा हर पल एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है, ये हम सब जानते हैं। और 24 सालों में आपके भी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे लाइफ के, मतलब जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करते होंगे। जी। और जिसकी वजह से ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फैमिली भी काफी एक्साइटेड रहती होगी। तो ऐसा कोई एक पल या ऐसा कोई मोमेंट जो आप बताना चाहते हैं जिसका एक्साइटमेंट लेवल कुछ और ही था? एक बहुत अच्छा समय आया, और मतलब मैं कहूँगा एक मौका मिला मुझे कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में एज ए इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग गया जी। और मेरी फैमिली, और वो एक
प्रॉपर जिसको कहते हैं एक पीस स्टेशन के जैसे था, जहाँ फैमिली के साथ गए और बिटिया थी छोटी हमारी। और उस टाइम पे हमने जो एक्सपीरियंस किया, जो आर्मी का एक अलग रूप, क्योंकि आप एज अ कैडेट जब आप निकलते हैं और आपको नहीं पता होता है कि इंस्ट्रक्टर की लाइफ कैसी होती है। जी, और जी। अब आप एज इंस्ट्रक्टर जब आप जाते हैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई आपकी कितनी जिम्मेवारी है। हाँ। राइट। और सिर्फ आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी वाइफ की भी उतनी जिम्मेवारी, क्योंकि वो बच्चे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में आते हैं, एक सिविलियन बच्चा जो आता है, कुछ सीखा पढ़ा नहीं होता है और वो आके सब कुछ बेसिक से शुरू करता है, तो आपकी हर चीज को वो ऑब्जर्व करता है। तो एज ए इंस्ट्रक्टर वो आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका खाने का तरीका, सब कुछ वो ऑब्जर्व करता है और वो उसके लिए वो चीज बन जाती है कि मैंने ही ऐसे ही करना है। तो हम लोगों को एक तरह से ट्रेनिंग हमारी भी होती थी, हमारी वाइफ्स वगैरह को भी बताया जाता था कि भाई आप लोगों के हर चीज वो बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं जी। तो आपका कंडक्ट और आपका तौर तरीका प्लीज इस तरह से रखिएगा कि उनको कोई गलत मैसेज या वो ना पहुंचे, और जो उनके दिमाग में है एक छवि एक आर्मी ऑफिसर वाली, तो वो रहे। तो उसमें ये रहता था कि कैडेट्स के साथ इंटरेक्ट करना, और वो मेरी वाइफ भी मुझे बताती थी कि बहुत अच्छा लगता था जब ये बच्चे आके इंटरेक्ट करते थे इनसे और अलग अलग तरीके के सवाल करते थे कि मैम कैसे होता है, हमारे वहाँ पर तो पता नहीं लड़कियों को आर्मी वालों से शादी करेंगी कि नहीं लड़कियाँ। तो वो ना मतलब इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग टाइम सवाल होते थे उनके साथ, जो हम लोग टाइम स्पेंड करते थे। और एक्सरसाइज में जब जाते थे उनको सिखाते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कभी ऐसा याद आया कि अरे एक टाइम ऐसा था जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था और आज एक टाइम है कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप कभी भी नहीं भूलते हैं एक्चुअली। तो याद आई थी कुछ गलतियां अपनी कि मैंने ये गलतियां करी थी, लेकिन बहुत सारी मैं बता नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहां पे ना आप ये रियलाइज करते हैं कि जब आप ट्रेनी होते हैं तो आपके लिए इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो एक तरह से आपके लिए ना नरभक्षक टाइप लगते हैं आपको, क्योंकि क्योंकि ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है। हाँ। और आपको इतनी पनिशमेंट्स मिलती हैं कोई गलत काम करने के, तो आपके लिए इंस्ट्रक्टर ना एक तरह से बिल्कुल आपको लगता है ये रावण आ गया। तो अलग अलग तरीके के ना नाम दिए जाते हैं इंस्ट्रक्टर्स को। तो उनके आपका कोई निकनेम था? हाँ, तो वो मैंने जब एनडीए में मैं था और एक आध साल के बाद मैंने अपने कैडेट से पूछा भी मेरा भी कुछ ना कुछ नाम तो आप लोगों ने रखा होगा जी। तो पहले तो कोई बताए ना मुझे, फिर उसके बाद बहुत उनको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद एक लड़के ने बड़ा डरते डरते बताया कि सर मतलब अगर कुछ पनिशमेंट नहीं मिले तो मैं बताऊं। तो मैंने कहा नहीं बताओ, कुछ नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो मेरा उन्होंने नाम रखा था साउथ इंडियन पिक्चरों का विलेन। अरे बाप रे। क्योंकि मे बी मूछों की वजह से या जो भी आपका वो, तो उनको था कि यार ये साउथ इंडियन पिक्चरों वाला विलेन आ गया, अब ये बहुत हम भी करते थे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमने भी अलग अलग नाम रख रखे थे इंस्ट्रक्टर्स को। जी सर, बहुत सारी जो है आपको पता भी होगा कि हाँ ये अब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ से बचने का इन्होंने तरीका सोचा होगा, वो सब आपको पता होगा। एब्सोल्युटली। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर। मेरे साथ हैं हमारे गेस्ट कर्नल अपूर्व टंडन, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कभी कभी ऐसे टेंस मोमेंट आ जाते हैं लाइफ में, स्पेशली आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ में, तो हर पल ऐसा लगता है कि अब कोई टेंशन का माहौल जो है वो बन जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं करगिल वॉर के बारे में, और सर आप उसके एक हिस्सा रहे हैं, तो उस वक्त आपने क्या किया उधर, और किस तरह का आपका माइंड सेट रहता था, और कैसा वो टेंशन भरा माहौल होता था जिसमें आप अपने जो दोस्त हैं उनके साथ थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अगर उस टेंशन को दूर करना होता था तो क्या क्या आप तरीके अपनाते थे? करगिल ऑफ कोर्स एक वॉर ऐसा था कि जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि वॉर्स में आपको अनलेस की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कारगिल की थी, आप वॉर के लिए तैयारी होती है और एक तैयारी के साथ आप लड़ाई में जाते हैं। कारगिल वॉर ऐसा था कि जिसमें दुश्मन ने हमारे को समय नहीं दिया कोई इस तरह की तैयारी करने के लिए, तो जो तैयारी थी उसी हिसाब से सारे गए और हम लोग ने दुश्मन को खदेड़ा। जो लड़ाई चली आप लोगों को पता है उसके बारे में जी। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा उसमें कारगिल के दौरान कि हम जहां पर डिप्लॉयड थे, पहाड़ों में जनरली क्या होता है कि अगर आप
ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और दुश्मन नीचे थोड़ी आपसे कम ऊंचाई पर है, तो आप हमेशा उसको डोमिनेट करते हैं। बिल्कुल। तो आप उसको गोलाबारी डालना या जो भी है वो आप उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। जहाँ पर हम थे वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली दुश्मन हमसे ज़्यादा ऊंचाई पे था, तो हम वहाँ पे डोमिनेट हो रहे थे दुश्मन से। तो और वो एक समय ऐसा आया कि जब कारगिल वॉर वाज एट इट्स पीक, तो वहाँ पर वो उन्होंने इतनी गोलाबारी शुरू कर दी कि हमको बंकर से निकलने का मौका नहीं देते थे और इस बुरी तरह से गोलाबारी होती थी। मगर चूंकि मैं एक आर्टिलरी ऑफिसर हूँ और मुझे थोड़ी बहुत पता है कि गोले का क्या वो होता है, गोला कब आता है आपके ऊपर, कब नहीं आता है, वो एक अलग तरीका होता है। तो मुझे याद है कि मेरे साथ एक और ऑफिसर डिप्लॉयड थे मेरी पोजीशन में ही, और उनको अपनी लोकेशन में निकल के जाना था और उस समय काफ़ी गोलाबारी हो रही थी। तो उनको मैंने समझाना था कि भाई किस तरह से आप किस टाइम पे निकलें और कब आपके ऊपर गोलाबारी नहीं होगी या आप नई प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें ये था कि आपको यू हैड टू डू समथिंग योरसेल्फ टू शो कि भाई ये इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं उसको करने की। तो मैं निकला बाहर, थोड़ा मुझे भी था कि थोड़ा खतरा है, मगर अनलेस कि जब तक मैं बाहर नहीं निकलता तब तक उनको ये नहीं दिखा सकता था कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक ये बाहर नहीं निकलते तब तक जो इनके काम थे करने वाले, वो काम इन्होंने नहीं कर पाने थे। तो कई बार आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको वो एक खतरा मोल लेके और उनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि भाई आपने जाना है और आपने अपना काम करना है। दुश्मन का भले ही गोला बारूद चल रहा हो, बट आपने अपना काम जारी रखना है। तो उससे ये हुआ कि लोगों ने जब देखा, और ये सेम यूनिट थी जो सरदारों वाली यूनिट जिसमें मैं था जी, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई साहब जी बाहर निकल गए हैं, तो उन्होंने फिर तो ठीक है, मतलब साहब जी निकल गए तो फिर कोई गाल नहीं, फिर अच्छा। 80 भी चलाएंगे टाइप्स ना। तो वो फिर एक हिम्मत आ जाती है, एक जोश आ जाता है। और फिर उसके बाद सारे बाहर निकले, लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली और फिर उसके बाद दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार हुए। बट वो एक इनिशियल डर निकालना थोड़ा सा जरूरी होता है। प्लस फिर क्या होता है कि माहौल इतना ज्यादा टेंस होता है कि कुछ उसको ईज आउट करने के लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं कि समय पर कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि इतने टेंशन वाले माहौल में भी आपके चेहरों की जो वो मुस्कान होती है और जो जोश होता है वो बरकरार रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन आर्मी के जवान जो हैं, मतलब उनसे ज्यादा जोशीले और उनसे ज्यादा अच्छे सोल्जर्स आपको, बहादुर सोल्जर्स आपको कभी किसी दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। और सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं, बट उनकी रिसोर्सफुलनेस भी एक अलग लेवल की होती है। तो मुझे याद है कि कारगिल वॉर के टाइम पे एक हमारे क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे डिप्लॉयड होते थे, तो हमारे सीओ साहब आते थे, हम लोग के पास रहते थे एक रात, फिर दूसरी लोकेशन चले जाते थे। तो सीओ आ रहे थे हमारी लोकेशन में और रात में उन्होंने रहना था। तो हमारे जवानों ने कहा सर सीओ साहब आ रहे हैं तो कुछ अलग करते हैं, मतलब ना थोड़ा सा टेंशन भी कम करेंगे और थोड़ा सीओ साहब को दिखाएं। तो हमने कहा करो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस लड़ाई के और उस सारे माहौल में इन्होंने कहाँ से रिसोर्सफुलनेस इन्होंने अपनी दिखाई। पास के गांव से गए, कुछ सामान लाए, ये वो करके, और उन्होंने वहीं पहाड़ के नीचे एक छोटा सा स्टेज बनाया, म्यूजिक का इंतजाम करा और वहां पे नाच गाना उन्होंने करा। इस तरह की चीजें, मतलब ये लड़ाई के माहौल के बीच में वो इतना अच्छा, मतलब वो इवनिंग रही हम लोगों की। एंटरटेनमेंट जरूरी होता है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग। तो ये रिसोर्सफुलनेस और वो जोश सिर्फ इंडियन ट्रूप्स में होता है। बिल्कुल होता है, और हमेशा कदम से कदम मिला के जो है इंडियन आर्मी चलती रहती है। और यही वो बातें हैं दोस्तों जो हम आप तक पहुंचाते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। संदेश टू सोल्जर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और अगर आपको कर्नल अपूर्व सर के लिए कुछ भी लिखना है तो वो भी आप लिखकर हमें भेज सकते हैं 9868107070 पर। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता को हमेशा बनाए रखना इंडियन आर्मी का मेन फोकस होता है। न सिर्फ बाहरी आक्रमणों से, बल्कि जो आंतरिक खतरे होते हैं उनसे भी डटकर लड़ती है हमारी इंडियन आर्मी, ताकि हमारे देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे और हम चैन की नींद सो सकें। जम्मू कश्मीर में की ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन रक्षक, जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन रहते हैं, सर ने उसके बारे में बताया। उसी दौरान ऑपरेशन विजय जो कारगिल वॉर था उसके बारे में भी बताया। सर,
आगे ऑपरेशन विजय के बाद आपने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सद्भावना। नाम से अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पीसफुल टाइम पर कुछ किया होगा या कुछ ऐसा किया है जिससे मतलब लोगों के चेहरे पे भी मुस्कान आई होगी। तो उस ऑपरेशन के बारे में बताइए, आपने क्या क्या किया है? तो श्वेता, इस ऑप सद्भावना एक हमारे ऑप रक्षक का ही हिस्सा था कि जहां पर मैं एनडीए की पोस्टिंग के बाद एक कोर्स के लिए गया था मैं वेलिंगटन में। वो वेलिंगटन वाला कोर्स करने के बाद मेरी पोस्टिंग आई वापस जम्मू कश्मीर। जैसे मैंने बताया, आई एम प्रिविलेज्ड कि मेरे काफ़ी ऐसे चक्कर लगे हम जम्मू कश्मीर में, फील्ड एरिया में। और वहाँ पे ऑप रक्षक के दौरान मैं एक स्टाफ पोस्टिंग में गया था जहाँ पे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी हमारा वो रहता था, उनसे बातचीत रहती थी, काम रहता था उनके साथ। तो वहाँ पर हमने देखा कि और वो एक जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही पिछड़ा वाला इलाका था। गुलगुलाबगढ़ और ये इलाके जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं और मिलिटेंट्स और टेररिस्ट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर थे तादाद में। वहाँ पे हमने देखा कि स्कूल्स में बच्चों के पास कमरे नहीं होते थे, स्कूल्स के कमरे तोड़ दिए जाते थे, टेरेस तोड़ देते थे, स्कूल की कोई पढ़ाई नहीं करेगा। बच्चों के स्कूल्स होते थे जहाँ पर कि कोई टॉयलेट नहीं होता था। एंड मतलब लड़कों का ठीक है, बट आप इमेजिन करिए छोटी बच्चियां बेचारी आती थी स्कूल में, बट कोई टॉयलेट नहीं होता था उनके लिए, और बच्चे बीमार पड़ जाते थे इन सब चीज़ों की वजह से। तो हमने ये चीज़ें काफ़ी ऑब्जर्व करी हम लोगों ने वहाँ पर, और फिर हमारे कमांडर्स ने, हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि ऑप सद्भावना के नाम पे एक ऑपरेशन चलाया जाएगा कि जहाँ पर कि हम आर्मी के अपने रिसोर्सेज से बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, बच्चों के लिए स्कूल की दीवारें बनाएंगे, टॉयलेट्स बनाएंगे, और इस तरह की चीज़ें वहाँ पर दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में, जहाँ पर कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे। तो वो एक बहुत ही सैटिस्फाइंग समय था और एक बहुत सैटिस्फाइंग रोल था कि जिसमें एक हिस्सा प्ले किया हमने। और उसी दौरान जम्मू कश्मीर के एक इलेक्शंस भी हुए, उनके काफ़ी सालों के बाद प्राइमरी इलेक्शंस हुए, उनके पंचायत इलेक्शंस जो हम लोगों ने जी। तो इस तरह की चीज़ें मतलब, और उसमें ये हुआ कि चूंकि ऑप सद्भावना और इस तरह की चीज़ें हमने करी थी, तो सिविलियन को भी डर नहीं था कि आके पार्टिसिपेट करें, और वो इस तरह से उनको भी एक हौसला बंदी हुई उनकी इस चीज़ के लिए। तो बट एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। आपकी ट्रेनिंग होती है टेररिस्ट से लड़ाई करने के लिए और उसके लिए, बट इसके लिए आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ये आपके पास एक तरह से मैं कहूँगा कि नेचुरली आ जाता है जब आप देखते हैं वहाँ पर सिचुएशन और सिविलियंस की हालत। तो बट एक अच्छा ह्यूमैनिटेरियन तरीके से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। बिल्कुल। और उनका किस तरह से आपके प्रति जो है वो मतलब व्यवहार रहता था? बच्चों का मैं जो वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, उनको आर्मी को देख के अच्छा लगता था। आप उनकी आंखों में देख सकते थे कि एक वो खुशी है आर्मी को देख के, बट एक डर है कि हम ओपनली शो नहीं कर सकते हैं कि भी हमें आर्मी के आने से अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा वो करने से फिर उनके ऊपर रेपरकशंस होते थे, उनके पेरेंट्स के ऊपर, टेररिस्ट वगैरह के। तो बच्चे मतलब बहुत डरते सहमते आपको देखेंगे, हल्के से हाथ हिलाएंगे या हल्की सी स्माइल दे देंगे। हमारे लिए वही बहुत होता था। वो हम समझ जाते थे कि भी बच्चों की सोच सही है और उनकी सोच को खराब किया जा रहा है, मगर अभी तक वो उतनी खराब नहीं हुई है जितनी कि लोग सोचते हैं। बच्चे मन के सच्चे वही प्योर सोल्स होते हैं जो कहते हैं जिनको, और होपफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम श्योर चीज़ें संभली हैं, सुधरी हैं। तो वो बच्चे भी अब जो बड़े हो गए होंगे, अब ये काफ़ी साल पहले की बात है, तो उन्होंने भी मेन स्ट्रीम में अच्छी लाइन में आ गए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। जी बिल्कुल सर, उम्मीद ही जो होती है वो जिंदगी में हमेशा काम आती है। और हम सब जानते हैं कि आर्मीज में बहुत सीक्रेट ऑपरेशंस भी होते हैं, हम उनके नाम नहीं जानना चाहेंगे बिल्कुल भी, लेकिन क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसा कोई सीक्रेट ऑपरेशन रहा है जिसकी वजह से आपको भी नहीं पता हो, आपके घर वालों को भी ना पता हो उस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में? तो वो बस आप उसका एक्सपीरियंस जरूर बताइए। मैं आपको ऑप पराक्रम का एक किस्सा बताता हूँ। तो वहाँ पे मैं अपनी रेजिमेंट के साथ, अपनी यूनिट के साथ राजस्थान में पोस्टेड था, और एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमको एक जो स्ट्रैटेजी बनती है या जो प्लान बनता है, उस प्लान के हिसाब से लड़ाई छिड़ने के बाद कुछ एक स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए कुछ लोगों को दुश्मन के इलाकों में जाना था। और मैं आर्टिलरी ऑफिसर हूँ, तो मुझे आर्टिलरी की और इंडियन एयरफोर्स का फायर डाल के और कुछ टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने का हमें काम मिला था।
जिसके लिए हमको सीक्रेटली दुश्मन के इलाके में जाके और ये कार्रवाई करनी थी। और उसके लिए हमारी ट्रेनिंग हुई, यूनिफॉर्म बनी, हमारी दाढ़ी बढ़ाई गई, उर्दू पढ़नी लिखनी सीखी, सारी चीज़ें हम साथ साथ में कर रहे थे वहाँ पर। तो और वो इतना सीक्रेट था कि वो मेरे और मेरे कमांडिंग ऑफिसर के अलावा मेरे ख्याल से और उनके जो सीनियर थे उनके अलावा ज़्यादा लोगों को पता नहीं था जी। यूनिट में भी यही बताया गया था कि भाई वो दाढ़ी बढ़ाई है क्योंकि कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अच्छा। इनको परमिशन दे दी है दाढ़ी बढ़ाने की। तो बहुत कम लोगों को इस चीज़ का था कि ये क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और घर में तो कोई मतलब ही नहीं है कि किसी को पता लगे इस तरह की चीज़। और ये तो जब पराक्रम खत्म हुआ और जब हम लोग वापस आए और यूनिट में बैठ के ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे, तब हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि भाई आप लोगों को पता है इसने दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई थी। जी। तो एक दो लोगों ने जिनको नहीं पता था उन्होंने, नहीं सर हमने तो लगा कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है। फिर उन्होंने बताया कि किस लिए दाढ़ी बढ़ाई थी। जी। और घर वालों को कैसे पता चला? तब मेरी वाइफ को भी काफी शौक लगा। उन्होंने कहा अच्छा ये इतना तो मतलब उनको ये ऑफ कोर्स उनको पता है कि भाई फौज है तो किसी भी तरह का डिप्लॉयमेंट, किसी भी तरह का रोल या काम मिलेगा, मगर ऐसा काम जिसके बारे में उनको पता ही नहीं था कि ऐसा होगा। और ऐसे रोल्स में, ऐसे कामों में ऐसा होता है कि आपको जाने तक का प्लान बनाया जाता है कि भाई आप जाएंगे दुश्मन के इलाके में, ये करेंगे, वापस कैसे आएंगे वो हम बाद में सोचेंगे। बिल्कुल। जी, ये सारी चीजें होती हैं सर। मतलब इतनी सारी आपने बातें बताई, इतने सारे ऑपरेशंस के बारे में बताया आपने, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खुद ही आपके जीवन की ना एक फिल्म ना सामने चलते हुए देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिसनर्स को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सर ने एक बुक लिखी है और उस बुक में उन्होंने अपने इस जीवन के बारे में लिखा है। और क्या क्या लिखा है सर, ये भी आप अगर आप ही बताएंगे तो अच्छा है कि किस तरह से आपने अपनी उस बुक को लिखा है और उसमें क्या क्या कहानियां लिखी हैं अपनी, क्या क्या बातें लिखी हैं, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं, वो प्लीज बताइए। जी जी, थैंक यू। तो एक उसका बुक का बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूँगा कि मैंने आर्मी से एक अर्ली रिटायरमेंट लिया था 22.5 years ऑफ कमीशन सर्विस के बाद। और वो डिसीजन कुछ पर्सनल डिसीजन था मेरा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये था, आप लोगों को पता है कि हमारे फौज में जो बच्चे होते हैं हमारे, वो बेचारे हर साल इधर उधर अलग अलग स्कूलों में और अलग अलग जगहों पे उनको हमारे साथ घूमना पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरी बिटिया उस समय क्लास 10th में थी जब मैंने ये डिसीजन लिया था, और वो क्लास 10 तक 11 स्कूल चेंज कर चुकी थी वो। ओह। तो उस बच्चे के लिए कोई स्टेबिलिटी नहीं थी पढ़ाई की, और वो बहुत ब्राइट बच्चा है। और हमें भी थोड़ा सा लगता था कि बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट चेंज वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन में और उसमें परफॉर्मेंस में उसकी प्रॉब्लम आ रही है। प्लस दूसरी चीज ये थी कि मैंने यूनिट कमांड कर ली थी और मुझे पता था कि इसके बाद का सफर जो फौज का है वो उसमें जवानों के साथ जो इंटरेक्शन है वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। अब इतना कम हो जाएगा, अब जब सीनियर बनते जाते हैं तो जवानों के साथ वाला इंटरेक्शन आपका बिल्कुल एक तरह से बहुत कम रह जाता है। तो वो एक्साइटमेंट जो जिसके लिए आर्मी ज्वाइन करी थी मैंने, वो एक्साइटिंग वाला फेज मेरा हो चुका था कि मैंने यूनिट कमांड कर ली थी, सब कुछ हो गया था। तब मैंने कहा कि मुझे एक अगला सफर आगे का भी देखना चाहिए कि बाहर की लाइफ कैसी होती है, क्या है। यू हैव वन लाइफ, यू शुड लिव इट टू द फुलेस्ट। तो उस मंत्रा के साथ फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने आई लेफ्ट द आर्मी एंड आई टुक अर्ली रिटायरमेंट और मैं कॉर्पोरेट में आया। तो जो मेरा पहला जॉब था ना, उसके इंटरव्यू में मैं जब बैठा हुआ था और मुझे अलग अलग जगहों से और अलग अलग कंट्रीज से लोग इंटरव्यू कर रहे थे एक कंपनी के किसी रोल के लिए, और जैसे जैसे वो सवाल करते जा रहे थे मैं रियलाइज कर रहा था कि यार ये इतना टफ या इतना वो नहीं है जो मैं सोच रहा था, क्योंकि उनके सारे सवालों का मैं जवाब दे पा रहा था और उनके मुंडी हिलती हुई देख रहा था। तो मुझे पता कि भाई अप्रिशिएट भी हो रहा है, एक्सेप्ट भी हो रहे हैं मेरे आंसर्स, सही दिशा में जा रहे हैं। तो मुझे उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि भले ही 4 साल 5 साल 6 साल जब भी टाइम मिलेगा मुझे, मैं एक किताब जरूर लिखूंगा अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताने के लिए, और 5 साल बाद अच्छा बुरा जो जैसा भी एक्सपीरियंस मेरा होता है उसके बारे में मैं लिखूंगा, ताकि मेरे बाद वाले लोग जो इस तरह का डिसीजन लें जल्दी आर्मी छोड़ने का, अर्ली रिटायरमेंट का, तो उनको पता होना चाहिए कि अच्छी और खराब चीजें क्या हैं जो बाहर आप, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और तो मैंने ये किताब लिखी, इसका नाम है 10 मीटर जंप। तो द 10 मीटर जंप आपने देखा हो, स्विमिंग पूल का सबसे ऊंचा वाला जो जहां से जंप करते हैं स्विमर्स, तो सबसे टफ कहते हैं डाइविंग बोर्ड होता है या जंपिंग बोर्ड होता है, तो वहां से कूदना भी एक
बहुत बड़ी चैलेंज होता है, एक साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है वहाँ से। हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए। तो बेसिकली वो रीजन था, मैंने किताब का नाम 10 मीटर जंप रखा। और इसमें मैंने यही लिखा है कि आप किस तरह से जब बाहर निकलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लेके निकलते हैं वो एक आपकी वैल्यूज हैं। और वो वैल्यूज आपने कैसे बरकरार रखनी है अपने सिविल के सफर में या बाहर के सफर में, और वो हर स्टेज पे, हर कदम पे आपको वो वैल्यूज जो हैं वो आपको आगे लेके जाएंगी जी। तो आपने ये नहीं है कि आप बाहर आ गए तो आप सडनली सिविलियन बन जाएं, आप लंबे लंबे बाल कर लें, आप उनके जैसे बिहेव करने लग डिसिप्लिन जाएं। तो जाता ही नहीं आर्मी मैन का कभी भी। और वही चीज लोग देखना भी चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट भी करते हैं लोग कि भी आप बाहर आके उस डिसिप्लिन के साथ उनको सिखाएं और उनका भी वैसे ही उनकी भी ग्रोथ करें। तो ये चीज मैंने जो सीखी वही मैंने प्रैक्टिस करी बाहर आके। तो वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वट एवर आई हैव लर्नड इन द आर्मी। सो दैट इज व्हाट माय बुक इज आल्सो ऑल अबाउट। क्या बात है सर, 24 साल आर्मी में आपने अपनी सर्विस दी है। क्या कभी भी मतलब आपको होम सिक फील हुआ है? हमेशा होता है और सबके साथ होता है। वो एक कहते हैं ना, एक फॉल्स फेस या फॉल्स प्रिटेंस लेके आपको चलना पड़ता है। क्योंकि देखिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 600 जवान है, वो भी अपनी फैमिली से दूर बैठे हुए हैं। कोई लड़का है जिसकी कल शादी, जिसकी अभी भी शादी हुई है, कोई है जिसको बहुत छोटा है एज में अभी आया है। तो अगर आपको वो इमोशंस अपने बहुत काबू में रखने पड़ते हैं। तो एज एन ऑफिसर स्पेशली आपको वो चीज की भी, मतलब मैं तो नहीं मिस कर रहा हूँ, आप लोग भी मतलब खुश रहो। बट थैंकफुली हम लोग जब फौज में थे और जब तक मतलब यंगस्टर्स थे, जब वो एज थी, उस एज में कोई मोबाइल फोन या वो सब नहीं होते थे। तो इसलिए वो नहीं था कि आपने जब मन किया उठा के बात कर ली और ये कर लिया। तो वो रैशन्ड होता था कि महीने में एक बार कभी बात करी नहीं करी। तो फिर जब आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ आई, तो तब कैसे आप बातचीत करते थे? क्योंकि फोन नहीं होता था, या फिर चिट्ठियां एक्सचेंज होती थी? जी बिल्कुल, चिट्ठियां, इंतजार रहता था उनकी चिट्ठी का, उनको होपफुली मेरी चिट्ठी का। नहीं वो बहुत संभाल के बहुत अच्छे से मेरी चिट्ठियां रखती थी। और जब हम जाते थे छुट्टी और दिखाती थी हमें। सर ये आपने बताया, और ऐसे में जो है ना, जवान आकाशवाणी को भी जरूर सुनते हैं रेडियो के माध्यम से, जो है हम भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स या जितने भी डिफेंस के लोग हैं उनको हम भी कुछ सर्व कर पाते हैं, चाहे गानों के जरिए ही, उनके फरमाइश के गानों को प्ले करके। ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में भी जरूर आया होगा जब आप ऑफिसर रहे होंगे, रेडियो जरूर चलता होगा और गाने सुनते होंगे, उस तरह से अपना एंटरटेनमेंट भी करते होंगे। जी, तो अगर वो कुछ मोमेंट याद आ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, एक फोर्सेज रिक्वेस्ट करके एक प्रोग्राम होता था, आई डोंट नो अभी होता है कि बिल्कुल अभी होता है। तो वो हम जब कैडेट्स थे IMA में, और उसके अलावा भी जब हम यंगस्टर्स थे, यंग ऑफिसर्स थे, तो फोर्सेज रिक्वेस्ट एक बहुत फेवरेट प्रोग्राम होता था हमारा। तो उसमें जरूर हम एक बार, और उसमें बड़े अच्छे इंग्लिश के गाने, वेस्टर्न म्यूजिक उसमें प्ले किया जाता था। और जो आरजेज होती थी आपके जैसे उस समय के जो आरजेज वगैरह, हमें उनके सबके नाम पता होते थे। ठीक है, गूगल नहीं होता था तो उनके बारे में और कोई नॉलेज नहीं होती थी। बट नाम जरूर पता होता था कि ये है और फोर्सेज रिक्वेस्ट की आरजे हैं। और गाने हमारे, कभी कभी हम लोग का नाम भी आ जाता था कि रिक्वेस्टेड बाय कैडेट अपूर्व टंडन, या इस तरह से कभी नाम आ गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट होता था। बट जैसा आपने बोला ये एक आप लोगों का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सोल्जर जो बेचारा एक लोनली पोस्ट में बैठा हुआ है, एक जम्मू कश्मीर में या कहीं पे, उसका ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इज रेडियो। यस। और वो रेडियो में जब वो गाने सुनता है और जब आप लोगों की बातें सुनता है, आप लोगों की आवाज सुनता है, बिलीव यू मी, उसको इतना अच्छा लगता है। वो एक मोरल बूस्टिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है उनका। सर मैं सच बताऊं, मुझे लगता था कि सिर्फ हमें खुशी होती है कि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन आज आपके मुंह से सुन के लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम है। और आकाशवाणी के साथ आपका भी एक रिश्ता रहा है जब आप छोटे थे। जी, तो वो क्या रिश्ता रहा है? जब मैं क्लास 11th में था तो उस समय एक प्रोग्राम होता था इन द ग्रूव, जिसमें कि वो ऐसे ही हमारे जैसे स्टूडेंट्स को बुलाते थे और हमारी पसंद के कुछ गाने बजाते थे आरजे जी। तो पहले मेरी सिस्टर ने पार्टिसिपेट किया उसमें, मेरे ब्रदर ने किया, फिर उसके बाद मैं भी क्लास 11th में था व्हेन आई केम एंड डिड दिस प्रोग्राम। तो पहली बार आकाशवाणी में, पहली बार स्टूडियो के अंदर बैठ के और एंटर किया, और बहुत ही
अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और उससे मोटिवेट होके फिर जब मैं कॉलेज में था तो आपका एक और प्रोग्राम आता था, एक इन द ग्रुप था जिसमें ये करते थे हम लोग, एक रोविंग माइक्रोफोन होता था। इसमें हमारे जैसे स्टूडेंट्स ही होते थे जिनको कि टेप रिकॉर्डर दिया जाता था ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से, एक छोटा सा आइडेंटिटी कार्ड मिलता था। और हम लोगों का काम होता था कि हम जाके शहर में जो भी प्रोग्राम्स हो रहे होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स और इस तरह के, उनको कवर करते थे एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। क्या बात है। तो बड़ा मजा आता था। वो आप सेकेंड ईयर कॉलेज में आप जाके बोलते हैं मैं ऑल इंडिया रेडियो से आया हूँ आपको फ्रंट सीट मिलती थी, आप बैठ के रिकॉर्डिंग करते थे, लोगों का इंटरव्यू करते थे, और फिर आके बैठ के आपको पूरी एडिटिंग सिखाई जाती थी कि कैसे वो पूरा एडिट करेंगे, आप कैसे उसको एक 20 मिनट का प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। क्या बात है सर, मतलब जिंदगी में आपने आकाशवाणी में आके एक तो बहुत खुशी महसूस करी और दूसरी आर्मी ज्वाइन। जी और इतना, और वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था कि एज अ स्टूडेंट वो पूरा बैठ के समझना, आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं होता था, वो दूसरी स्पूल्स वाली मशीन होती थी, वो पूरा समझना सीखना और फिर खुद बैठ के उसको पूरा प्रेजेंट करना। बिल्कुल, तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। क्या बात है, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ इतने सारे शेयर करे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। इतने सारे ऑपरेशंस के बारे में बताया, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन सद्भावना, ये सारे आपने हमें बताए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते बस मैं यही जानना चाहूंगी कि जो आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आर्मी में ज्वाइन करने वालों के लिए मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि एक तो हौसला रखना है आपने, और फिजिकली फिट रहना है, मेंटली फिट रहना है, और पूरी तैयारी के साथ करना है। जो भी, चाहे वो रिटन एग्जाम है, चाहे वो आपका एसएसबी है, उसकी ट्रेनिंग लेनी है, तैयारी करनी है उसकी, एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू हैव द राइट एप्टीट्यूड फॉर इट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, एंड आपके थ्रू मैं जवानों को और जेसीओस को भी बोलना चाहता हूँ जो आर्मी से बहुत यंग एज में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कंपलसरी रिटायरमेंट होता है आर्मी में, तो अपने आप को सक्षम बनाएं, ट्रेनिंग्स करें जब आप आर्मी में हैं, कंप्यूटर सीखें, इस तरह की चीजें सीख के बाहर आएं तो आपका एम्प्लॉयमेंट उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जरूर करें। यूनिट वगैरह में अपॉर्चुनिटीज होती हैं इन सब चीजों की, वो जरूर करें। ऑफिसर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा जो मेरे जैसे जो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, बाकी अपने आप हो जाता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं और अगर आप रेडी हैं जो सिचुएशन को झेलने के लिए, तो वो फिर इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बट अगर आपने मन नहीं बनाया है और आधे मन के साथ बाहर आ गए, तो देन यू विल बी द मोस्ट मिजरेबल पर्सन। सर, अपनी फैमिली को किस तरह से थैंक यू बोलेंगे? क्योंकि हम तो थैंक यू बोलेंगे ही, आपकी वाइफ को भी, आपकी बेटी को भी, आपके पूरे परिवार को, कि उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को जो है वो आर्मी ऑफिसर के रूप में बनाया है, सरहद पर भेजा है, इतने सारे ऑपरेशंस आपने करे हैं। आप कैसे थैंक यू कहेंगे उन्हें? देखिए, मैं सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मेरे बड़े भाई भी आर्मी में थे, तो सबसे पहला थैंक यू मेरी मदर को, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों बेटों को आर्मी में भेजा, वो जिगरा रखा, वो रखा। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक आर्मी वाइफ का। उनकी, मैं कहूंगा वो हमसे ज्यादा बहादुर होते हैं, क्योंकि वो पूरा परिवार संभालते हैं आपके पीछे से। वो आपको वो मोटिवेशन देते हैं जिसकी वजह से आप सरहद पे जाकर लड़ाई कर पाते हैं और उस तरह के एटीट्यूड के साथ वहां रह पाते हैं। अगर वो उतना जिगरा या वो इतनी ब्रेव ना हो आर्मी ऑफिसर्स वाइफ्स, या आर्मी वाइफ्स, ऑफिसर्स नहीं बोलूंगा मैं, सभी आर्मी वालों की जितनी लेडीज होती हैं, वाइफ्स होती हैं, उनको बहुत बड़ा सलाम मेरा, क्योंकि उनकी वजह से हम चैन से अपना काम कर सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं। यानी जब मतलब आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, वो मोटिवेट करते हैं, वो अपने आप को ऐसा मजबूत दिखाती हैं, चाहे अंदर से ही कितना कमजोर हो, लेकिन बहुत मजबूत होती है। थैंक यू सो मच कर्नल अपूर्व टंडन, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इट वाज अ प्लेजर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का संदेश टू सोल्जर प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी प्रभा कुमार।
अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।